हाय गाइस, वेलकम टू EduTap एंड ऑल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज वंस अगेन, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट। गाइस, इस कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस क्या है बोथ एपीएफसी और ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन में, दैट वी हैव डिस्कस्ड मल्टीपल टाइम्स, राइट। सो यहां पर हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं विच हैव अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। सो दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट 9th। इससे पहले हमने ऑलरेडी 8 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। सो इफ यू हैव नॉट गॉन थ्रू दोज 8 पार्ट्स, गाइस आपको देखना मस्ट है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि गेम चेंजर हो सकते हैं आपके सिलेक्शन में और आपके प्रिपरेशन जर्नी में। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। बट फ्रेंड्स स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम बात करें ईओ और एओ एग्जामिनेशन की जो 2021 में हुआ था, वहां पर हमने 116 सिलेक्शंस दिए थे गाइस। और अगेन वी आर रेडी टू रिपीट द हिस्ट्री बोथ फॉर एपीएफसी एज वेल एज ईओ एंड एओ एग्जामिनेशन। तो अगर आप भी रेडी हैं गाइस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स दैट यस यू आर रेडी टू बी सिलेक्टेड एज ईओ और एओ ऑफिसर और टू बी एन एपीएफसी, राइट। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। So this was the homework question which I gave when we were discussing the part 8th, right? So this is the question. According to the provisions of the Trade Unions Act 1926, any registered trade union may change its name with the consent of not less than what proportion of the total number of its members? ठीक है, अगर नेम चेंज करना है किसी ट्रेड यूनियन का तो कितने प्रोपोर्शन में मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी? दिस वाज द क्वेश्चन एंड our options are 1/3, 2/3, 1/2 and 1/4. So what is the right answer guys? The right answer is option number B, that is 2/3। ठीक है, 2/3 मेंबर्स की कंसेंट चाहिए होगी if any trade union wants to change its name। So here you can see एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट, यहाँ पे अगर हमें चेंज करना है तो उसके लिए गाइज हमें नॉट लेस देन 2/3 जो मेंबर हैं उनकी कंसेंट हमें चाहिए होगी, राइट। सो दिस वाज द होमवर्क क्वेश्चन। नाउ गाइज लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर पार्ट 9th की, सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द एम्स एंड पर्पसेस ऑफ द आईएलओ एज पर द फिलाडेल्फिया डिक्लेरेशन? सो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड इन 2017 ऑफ एओ एग्जामिनेशन, राइट। So the options are: labor is not a commodity, freedom of expression and of association are essential to sustain progress, then poverty anywhere constitutes a danger to prosperity everywhere, then the war against want requires to be carried on with unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of the government. So these are the options guys. One thing you need to remember कि यहाँ पे a negative question है जो कि आपको फोकस करके पढ़ना है। This we have discussed multiple times कि whenever you are reading the question आपको बहुत अच्छे तरीके से फोकस्ड वे में, कॉन्सेंट्रेटेड वे में आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ताकि आप इस टाइप के जो हिडन वर्ड्स हैं, जो की वर्ड्स हैं, उसको आप मिस ना करें, राइट। चलिए, what is the right answer? The right answer is option number D, that is the war against want requires to be carried on with unrelenting vigor within each nation and is solely the responsibility of the government। ये statement नहीं है, ये गलत है, right? So what is the right one? The right one is the war against want requires to be carried on with the unrelenting vigor within each nation and by continuous and concerted international effort in which the representative of workers and employees enjoy equal status। ठीक है, यहाँ पे जो वर्कर्स और एम्प्लॉइज है वो इक्वल स्टेटस यहाँ पे एंजॉय करते हैं विद दोज ऑफ द गवर्नमेंट, राइट। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बल्कि वर्कर्स की भी है और एम्प्लॉइज की भी, राइट, जो भी वहां पर उस नेशन में होते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ कॉमन वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, हेंस डी इज द राइट आंसर, right guys? Now question number 2 is an agreement is arrived at in a particular company or companies and then extended to other firms in the sector. So what is the bargaining called? ठीक है, इस टाइप की बार्गेनिंग को क्या बोलते हैं हम? Your options are collective bargaining, pattern bargaining, gradual bargaining or development bargaining. Do let me know friends. The right answer is option number 2, that is pattern bargaining। ठीक है, इस टाइप की बार्गेनिंग को हम क्या बोलते हैं? पैटर्न बार्गेनिंग। So here you can see in an agreement is arrived at a particular company, अगर किसी कंपनी में कोई एग्रीमेंट आया हुआ है, राइट, then a companies and then extended to other firms। ठीक है, सपोज किसी पर्टिकुलर कंपनी में आया हुआ है, उसके बाद वो किसी और कंपनी में भी अडॉप्ट किया जाता है उसी पर्टिकुलर सेक्टर में। So in that case that agreement will be known as pattern bargaining, right? And what about collective bargaining? So collective bargaining क्या होता है? It is the process in which working people, though their unions negotiate contracts with their employees to determine their terms of employment including pay, benefits, hours, leave, job, health and safety policies, ways to balance work and family and more। ठीक है, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग बेसिकली क्या होता है? वर्कर्स और ट्रेड यूनियन मिलकर बार्गेनिंग करते हैं विद द मैनेजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द लीव हो गया, वर्किंग आवर्स हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, राइट, वर्क लाइफ बैलेंस हो गया। तो ये सब कलेक्टिव बार्गेनिंग के एट्रीब्यूट्स हैं।
Now guys, question number third. So question number third is, this theory is useful for determining injury causation and evaluating energy hazards and control methodology, right? So which theory are we talking about here? Your options are symptoms versus causes theory, एनर्जी ट्रांसफर थ्योरी, एक्सीडेंट प्रोनेस थ्योरी और बायस्ड लाइबिलिटी थ्योरी। गाइस थ्योरीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हम हमेशा हर सेशन में डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी थ्योरीज हैं विद रिस्पेक्ट टू द आईआर वो आपको पता होनी चाहिए और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो व्हिच थ्योरी वी आर टॉकिंग अबाउट हियर? सो वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफर थ्योरी। सो इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी ट्रांसफर थ्योरी तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। दिस थ्योरी इज यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग इंजरी कॉजेशन एंड इवैल्यूएटिंग एनर्जी हैजार्ड्स and control methodology. Strategies can be developed which are either preventive, limiting or ameliorating with respect to the energy transfer, right? So further you can read about this theory यहाँ से explanation में, ताकि आपको और ज्यादा clarity आ सके, right friends? Question number 4 is, which of the following theory is based on the view that once a worker is involved in an accident, the chances of the same worker becoming involved in future accidents are either increased or decreased as compared to the rest of the workers, ठीक है। तो ये थ्योरी क्या बोलती है, अगर किसी भी मेंबर को, किसी भी वर्कर को वर्क के दौरान अगर कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो उसकी फ्यूचर में जो चांसेस हैं एक्सीडेंट के वो या तो बढ़ जाएंगे या तो कम हो जाएंगे, इफ वी कंपेयर द चांसेस विद द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स। तो ऐसा कौन सी थ्योरी बोलती है? योर ऑप्शंस आर एक्सीडेंट प्रोनेस थ्योरी, सिम्टम्स वर्सेस कॉजेस थ्योरी, biased liability theory or none of the above. So guys, the right answer is option number C, that is biased liability theory. So if we read about biased liability theory तो वो सेम चीज बोलती है, that is once a worker is involved in an accident, ठीक है। कोई भी वर्कर एक बार अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाता है, then in that case the chances of the same worker becoming involved in future accidents are either increase or decrease, ठीक है। तो उसके चांसेस क्या होंगे फ्यूचर में, या तो बढ़ जाएंगे एक्सीडेंट के या कम हो जाएंगे एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्कर्स, ठीक है। रेस्ट ऑफ द वर्कर्स अगर हम कंपेयर करें तो या तो उसके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे या तो एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे। ये ऐसा कौन सी थ्योरी बोलती है? बायस्ड लाइबिलिटी थ्योरी, राइट। यू कैन रीड अबाउट दिस थ्योरी फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, वर्क रिलेटेड कॉजेस ऑफ एक्सीडेंट्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ वर्कर्स, ठीक है, बताइए। योर ऑप्शंस आर फिजिकल, बिहेवियरल, साइकोलॉजिकल और ऑल ऑफ द अबव। What is the right answer, guys? The right answer is option number D, that is all of the above. So work related causes of accident जो होते हैं वो इन सारे ही फैक्टर से, सारे ही एस्पेक्ट से आते हैं, राइट। सो हियर यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन एज वेल। वर्क रिलेटेड ह्यूमन फैक्टर्स कौन से होते हैं? पर्सनैलिटी वेरिएबल्स, एटीट्यूडनल प्रॉब्लम्स, हैबिट्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, अनसेफ एक्ट हो गया, ये सारे के सारे ही फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, सारे के सारे एस्पेक्ट्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। Question number 6 is, according to the provisions of the Trade Unions Act 1926, how many minimum votes must be recorded in favor of the proposal for the purpose of amalgamation of the trade union, ठीक है। तो अगर किसी दो ट्रेड यूनियन का अमलगमेशन होना है तो उस केस में कितने जो वोट्स हैं वो आने चाहिए इस प्रपोजल के फेवर में? दिस इज द क्वेश्चन। योर ऑप्शंस आर 50%, 51%, 60% और 75%। गाइस ये बहुत ही कोर प्रोविजन, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, राइट, बाय द यूपीएससी। सो दैट इज वाई आपको ये कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 60%, राइट। तो 60% वोट्स जो है वो इस प्रपोजल के फेवर में आना चाहिए। सो हियर यू कैन सी एज पर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, amalgamation of trade union, so any two or more registered trade union may become amalgamated together as one trade union with or without dissolution or division of the funds of such trade union, or either or any of them, provided that the votes of at least one half of the members of each or every such trade union entitled to vote are recorded, and that at least 60% of the votes recorded are in favor of the proposal, ठीक है। तो फेवर में कितने वोट्स आने चाहिए? 60%, राइट गाइस। Question number 7 is, as per the provisions of the Factories Act 1948, no child shall be employed or permitted to work in any factory or for more than how many hours in a day, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी चाइल्ड की, तो अगर उसे फैक्ट्री में अगर यहाँ पे एम्प्लॉय करना है गाइस, तो उस केस में कितनी मैक्सिमम परमिशन दी गई है एज पर द फैक्ट्रीज एक्ट? सो योर ऑप्शंस आर 4.5 hours, 5.5 hours, 3.5 hours और 5 hours। The right answer is option number A, that is 4.5 hours, ठीक है। So here you can see working hours for children, so no child shall be employed or permitted to work in any factory, ठीक है। किसी भी फैक्ट्री में अगर किसी चाइल्ड को एम्प्लॉयमेंट देना है या वर्क करवाना है, so in that case for more than 4.5 hours in any day, किसी पर्टिकुलर डे में वो 4.5 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता और नाइट में भी उसको काम नहीं दिया जाएगा, राइट। These are the provisions with respect to the children who are working or who are employed in a factory.
Right. Question number 8, guys. As per the provisions of the Factories Act 1948, where a worker works in a factory for more than 48 hours in a week, he shall be entitled to wages at the rate of. ठीक है, तो अगर किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट्री में हम बात करें, कोई वर्कर अगर एक वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है तो उसको कितनी वेजेस मिलेंगी? सो यहाँ पे ऑप्शन है थ्राइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, हाफ ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस, ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस और 4 टाइम्स ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, जो भी उसकी ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस होगी उससे डबल रेट में उसको वेज प्रोवाइड की जाएगी फॉर द एक्स्ट्रा आवर्स। राइट, सो हियर यू कैन सी वेयर अ वर्कर वर्क्स इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर्स any day or for more than 48 hours in any week। ठीक है, तो दोनों ही केस में एप्लीकेबल। अगर किसी पर्टिकुलर डे में कोई वर्कर 9 घंटे से ज्यादा काम कर रहा है या एक पूरे वीक में 48 आवर्स से ज्यादा काम कर रहा है, तो उन दोनों ही केस में क्या होगा, जो ओवर टाइम वर्क रहेगा उसके लिए वो वेज के लिए एंटाइटल रहेगा एट द रेट ऑफ ट्वाइस ऑफ हिज ऑर्डिनरी रेट ऑफ वेजेस। ठीक है, तो अगर उसने किसी पर्टिकुलर डे में 10 घंटे काम किए हैं, सो गाइस इस 10वें घंटे के लिए 1 घंटे के लिए उसको डबल मिलेगा। ठीक है, जितना पर्टिकुलर दिन में उसको 1 घंटे में मिल रहा है उतना उस 10th आवर्स के लिए 10th आवर के लिए गाइस उसको डबल रेट पर वेज प्रोवाइड की जाएगी। राइट, सो दिस इज द प्रोविजन। Now, question number 9 is, as per the provisions of the Factories Act 1948, the periods of work of an adult worker in any factory shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, they shall not spread over for more than how many hours in any day। ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर एडल्ट वर्कर की, ठीक है, अगर एडल्ट वर्कर की बात करें वो किसी फैक्ट्री में अगर एंगेज्ड है तो उसके काम को मैक्सिमम टाइम कितना वो डिवोट कर सकता है एक पर्टिकुलर डे में। दिस इज द क्वेश्चन यहाँ पे, दिस इज द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू स्प्रेड ओवर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि आपको ब्रेक भी लेना है, आपका लंच टाइम भी हुआ, तो उन सबको मिला के मैक्सिमम टाइम कितना होना चाहिए एक पर्टिकुलर डे में फॉर एन एडल्ट वर्कर। राइट, सो योर ऑप्शंस आर 9.5 आवर्स, 10.5 आवर्स, 10 आवर्स और 12 आवर्स। Right, these are the very very important thing guys that you need to keep in your mind। right, so the right answer is option number B, that is 10.5 hours। ठीक है, लगभग 10.5 घंटे यहाँ पे होने चाहिए। तो for an adult worker, this is the provision with respect to the adult worker that you need to keep in your mind। Here you can see guys, if I talk about the provision with respect to the spread over, तो इसमें क्या मतलब है यहाँ पे, the period of work of an adult worker in a factory shall be so arranged that inclusive of his intervals for rest, they shall not spread over for more than 10 hours in any day। ठीक है, उसके रेस्ट का टाइम भी इंक्लूड कर लिया, उसके लंच का टाइम भी इंक्लूड कर लिया। ये सारी चीजों को इंक्लूड करने के बाद भी एडल्ट वर्कर का जो वर्किंग टाइम है किसी पर्टिकुलर डे में वो 10.5 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए। गाइज यही है वो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जहां से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। राइट, आपसे सेक्शन नहीं पूछा जाएगा, आपसे बहुत ही बेसिक चीज नहीं पूछी जाएगी, आपसे यही सारी चीजें पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में जो कि कोर प्रोविजन है किसी पर्टिकुलर एक्ट में। राइट, सो दैट इज व्हाई वी आर सेइंग कि आपको इस सेशन अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। राइट, so this is with respect to the question number 9। if I talk about question number 10, so you know very well that this is a homework question which you need to comment in the comment box। ठीक है, तो आपके लिए homework question है ये। so the homework question is, as per the provisions of the Factories Act 1948, no adult worker shall be required to or allowed to work in a factory for more than how many hours in any day। Your options are 8 hours, 6 hours, 9 hours और 10 hours। ठीक है गाइज, तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। रूल आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहां पे देना है, कमेंट बॉक्स में, और इसका राइट आंसर क्या होगा दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन। राइट गाइज, So guys, this is all for this session and you know very well we have launched 3 courses for those who are seriously preparing for the examination। तो यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं, लाइक मास्टर पैक, लाइक टेस्ट सीरीज प्लस, लाइक टेस्ट सीरीज। राइट, तो इसके जो भी फीचर्स हैं और इसके जो भी प्राइजेस हैं, जो भी डिस्काउंट है, वो सारी चीजें आप इजीली देख सकते हैं। कहां से, द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो आपको रेफर करना है, आप इनके सारे फीचर्स सारे डिस्काउंट आप इजीली वहां से देख सकते हैं। राइट, सो गाइज दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। आई होप आपको मजा आया और बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए हैं। विल मीट इन अनदर सेशन, टिल देन गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग फ्रेंड्स।